नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस जुड़ाव के लिए। थोड़ा सा विलंब हो गया, लेकिन कुछ फाइनल चीज़ें जो है वो सेटअप हो रही थी, तो उसको हम देख रहे थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और आज की मुख्य खबरें जो है सबको इंतजार होगा कर्मचारियों वाली खबर का, वो हमने आपको पहले भी बता दी थी कि उसमें क्या हुआ क्या नहीं। कैबिनेट का थोड़ा सा विस्तार उसको देंगे, बाकी और चीज़ों की भी चर्चा करेंगे। आपको ये बताएंगे कि कर्मचारियों को जो सिक्स पे कमीशन की बात हुई है वो किस तरह से मिलेगा, क्या नहीं होगा, क्या होगा। और ओपीएस पर कैबिनेट में एक बड़ी बात हुई है, बड़ा संकेत जो है दिया है कैबिनेट ने, उसकी चर्चा करेंगे। कोरोना मुल्क वालों के लिए एक बड़ा फैसला है जो शायद आपके पास अभी तक नहीं पहुंचा होगा। और अब जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री अब जम्मू से भी बन सकेगा। इससे पहले व्यवस्थाएं कुछ ऐसी थी कि सीटें श्रीनगर के एरिया की ज्यादा थी, तो फिर वहां पे एक खास विशेष रीजन के, और कई बार ये भी आरोप लगते थे कि एक मजहब के ही लोग वहां पे मुख्यमंत्री बन पाते। लेकिन अब ये समस्या भी दूर होगी। कैसे दूर होगी आपको ये भी बताएंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत को उन्नत रक्षात्मक प्रणाली S-400 जो रूस से मिली थी उसकी पहली खेप मिल गई है। यानी अब हमारे दुश्मनों की खैर नहीं है, क्योंकि उन्नत किस्म की ये रक्षा प्रणाली खरीदने वाला हमारा जो देश है वो सिर्फ 5वां देश है। अभी तक सिर्फ 4 और देशों के पास ये S-400 सिस्टम था। और ओमिक्रॉन और कोविड की भी बात आपके साथ करेंगे, एक एक करके तमाम चीजों की चर्चा करेंगे। आप जुड़ जाइए, आपको लगातार चीजें बताएंगे। ऋचा राठौर जी, अजय कुमार सकलानी जी, सबका स्वागत है। पूर्णानंद वर्मा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। संजीव धीमान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कॉन्ट्रैक्ट वालों की भी बात करेंगे जिनके लिए भी कुछ फैसला हुआ है मंत्रिमंडल में। आज प्रधानमंत्री की भी बैठक हुई है मुख्यमंत्री के साथ, उसकी भी चर्चा करेंगे। तमाम चर्चाएं करेंगे हम लोग, लेकिन मुझे लगता है कि पहले हम देश की चर्चा करें ताकि लोग बाकी तब तक जुड़ जाएंगे। तो ये जो है उसकी भी हम जो है बाद में चर्चा कर सकेंगे। लगातार देश में जो ओमिक्रॉन का असर है वो बढ़ता जा रहा है, और ओमिक्रॉन के मामले अब बढ़कर 166 हो गए देश में। 12 राज्यों में ये मामले फैल चुके हैं। आज नए मामले जो हैं वो केरल में 4 मिले हैं और दिल्ली में 2 मिले हैं। तो दिल्ली और केरल में ये 6 नए मामले मिलने के बाद 166 तक पहुंच गया मामला। पिछले कल 14 केस मिले थे, आज 6 नए मामले हैं, 166 हो गया। अब तक राजस्थान में कुल 17, चंडीगढ़ में 1, दिल्ली में 24, उत्तर प्रदेश में 2, गुजरात में 11, महाराष्ट्र में 54, पश्चिम बंगाल में 1, तेलंगाना में 20, आंध्र प्रदेश में 1, कर्नाटक में 19, तमिलनाडु में 1 और केरल में 9 मामले मिल चुके हैं। 166 मामले टोटल जो है ओमिक्रॉन के आ चुके हैं। लेकिन अभी ये मामला और बढ़ेगा, ये एक्सपर्ट्स का कहना है, क्योंकि लगातार ये संक्रमण जो है अपनी तेजी से, जिस तरह जो कि कहा जाता है कि ये 4 से 6 गुना तेजी से फैलता है डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले, वो फैल रहा है। लेकिन अभी इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 28 के आसपास लोग ठीक भी हुए हैं और इसको देश में फैटल नहीं माना जा रहा है। हालांकि ब्रिटेन में ये फैटल हो गया, वहां एक के बाद एक 8 लोगों की डेथ हो गई है। लेकिन दिलचस्प ढंग से जहां से ये चला था वहां भी अभी से फैटल नहीं माना गया है, यानी साउथ अफ्रीका में फैटल नहीं है। और दूसरा जो भारत है, अभी यहां भी कोई डेथ जो है रिपोर्ट नहीं हुई है। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो देश में बीते 24 घंटे में 6563 नए कोविड के केसेस आए हैं, 8070 लोग रिकवर हुए हैं और 132 लोगों की मौत हुई है। अब तक देश में 3 करोड़ 47 लाख लोग पॉजिटिव आ चुके हैं और फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 82,267 है। 82,267 लोग जो हैं अभी सक्रिय हैं, जबकि 3 करोड़ 41 लाख लोग रिकवर हो चुके हैं, और 4,70,000 से अधिक पीड़ितों की मौत हो चुकी है। अब तक 1.37 अरब यानी 137 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आज जो कोविड की स्थितियां हैं वो लगातार अच्छी हो रही हैं। हिमाचल प्रदेश में आज हिमाचल प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ 33 नए केस आए हैं, 70 लोग रिकवर हुए हैं, और जो एक्टिव केस हैं वो गिर कर उनकी संख्या जो है वो 454 हो गई है। हालांकि अभी ऐसा कोई जिला नहीं है जहां कोविड का कोई रोगी ना हो, लेकिन जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर हमारी चिंता अभी बरकरार है, क्योंकि उसका रिजल्ट नहीं आया। जो बाहर से 4 लोग पॉजिटिव आए थे फॉरेन रिटर्न, उनका जो है अभी कोई जीनोम सीक्वेंसिंग के सैंपल का रिजल्ट नहीं आया है। 28 केस इस समय एक्टिव है बिलासपुर में, 1 चंबा में है, 54 हमीरपुर में, 81 कांगड़ा में, 3 किन्नौर में, 5 कुल्लू में, 2 लाहौल स्पीति में, 61 मंडी में, 65 शिमला में, 2 केस अभी एक्टिव है सिरमौर में, 74 केस सोलन में एक्टिव है और 78 केस ऊना में एक्टिव है। कुल मिला के 454 है। लेकिन पिछले 2 दिन से ये मामला 500 से नीचे चला हुआ है। 2,28,338 लोग जो है अब तक पॉजिटिव आ चुके हैं, और
आज 5,455 सैंपल हुए। सैंपल कम हो रहे हैं लेकिन केसेस जो हैं वो कंपैरेटिवली वो भी कम हो रहे हैं। ये जो है आज का डाटा था। कोई भी जिला हमारा ऐसा नहीं है जहां कोविड का कोई रोगी ना हो, सभी जिलों में रोगी हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि तेजी से उसमें गिरावट हो रही है। जहां मैंने आपको बताया कि चंबा में सिर्फ 1 है, कुल्लू में 5 है, लाहौल स्पीति में 2 है और सिरमौर में 2 है। वहीं ओवरऑल कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां 100 से ऊपर केसेज हों। तो ये कोविड की स्थितियां हिमाचल प्रदेश की थी। रुख अगली खबरों का करेंगे। देश को सबसे उन्नत रक्षात्मक प्रणाली S-400 की पहली खेप मिल गई। ये रूस से मिलना था। भारत चौथा देश है। चीन, तुर्की, सऊदी अरब और कतर के पास इससे पहले ये प्रणाली थी। इसमें ये सिस्टम जो है जमीन से जमीन पर और जमीन से हवा पर मार करने वाली उन्नत मिसाइलों से लैस होता है। एट ए टाइम इसके एक कैनिस्टर में 5 मिसाइलें लग सकती हैं। और इस खेप के मिलने के बाद ही राष्ट्रपति पुतिन जो रूस से है, रूस की ये प्रणाली है, रूस ने इसको बनाया है, उन्होंने पीएम मोदी से भी बात की है। तो ये दूसरी बड़ी खबर थी। पीएम मोदी से आज मुख्यमंत्री भी मिले हैं, जयराम ठाकुर, और उन्होंने मंडी की जो रैली है उसको लेकर उनको ब्रीफ किया है। आधिकारिक रूप से जो है उन्होंने न्योता भी दिया है। और ये 27 दिसंबर को उनकी जो रैली है उस सिलसिले में ये सारे लोग गए थे। 4 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, जिसको लेकर भव्य कार्यक्रम मंडी में आयोजित हो रहा है। और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिल्ली से लौट कर बताया कि इस कार्यक्रम के दौरान ही प्रधानमंत्री लगभग 11,000 करोड़ रुपए के शिलान्यास की जो है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 11,000 करोड़ के निवेश की करेंगे, जिसमें रेणुका बांध, लुहरी स्टेज 2, धौला सिद्धशक और साबड़ा कुंडू जो है ये प्रोजेक्ट शामिल है। इनके शिलान्यास और उद्घाटन होंगे। तो ये जो थी दिल्ली की बैठक थी, लेकिन आपको इंतजार होगा अब उस बैठक का जो दिल्ली की बैठक के बाद हुई मंत्रिमंडल की बैठक। क्योंकि देखिए जेसीसी की बैठक में फैसले हो गए थे, तो लगभग ये तय था कि आज ये फैसले होंगे। तो मंत्रिमंडल में आज मुख्य फैसला जो हुआ है वो वही हुआ है कि लगभग 2 लाख कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से बढ़ा हुआ वेतनमान यानी जो शिफ्ट पे कमीशन है वो दे दिया गया है। जो बढ़ी हुई तनख्वाह है वो जनवरी पेड इन फरवरी आएगी 2022 में। अगले साल जनवरी का वेतन जो फरवरी में मिलेगा, तो जनवरी से जो है बड़ा हुआ वेतन मिल जाएगा। इससे पहले वाला जो है वो एरियर में एडजस्ट होगा। लेकिन एरियर को लेकर अभी कोई चीज बताई नहीं गई कि कितनी किस्तों में मिलेगा, किस तरह से मिलेगा। ये इस चीज को लेकर जो है अभी कुछ स्पेल आउट नहीं किया है मंत्रिमंडल ने। इतना जरूर बताया है कि जनवरी 2022 का जो वेतन है वो फरवरी 2022 में संशोधित वेतनमान के अनुसार प्राप्त होगा। और इससे राज्य के राजकोष पर प्रतिवर्ष 4,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। और ये भी जो है जो मोटा जो अब तक है लगभग माना जा रहा है कि 15% के आसपास जो है सैलरी बढ़ेगी। किसी की कम, किसी की ज्यादा, लेकिन लगभग सभी की 15% के आसपास बढ़ेगी। जो फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया कि अभी 12,000 करोड़ के आसपास के एरियर बनता है। इंटरिम रिलीफ जो आईआर दिया था उसमें लगभग 5,000 करोड़ का एरियर, जो 5,000 करोड़ के बेनिफिट दिए जा चुके हैं। तो एरियर लगभग 7,000 करोड़ का बचता है। तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट सरकार के ऊपर है। तो इसको कितनी किस्तों में देगा, कितनी में नहीं। पिछली बार जब प्रेम कुमार धूमल की सरकार ने वेतनमान दिया था तो उन्होंने 4 किस्तें दी थी। अभी माना जा रहा था कि ये इनकी संख्या 4 से ज्यादा होगी। यानी अभी जो मौजूदा सरकार है वो कितनी किस्तें दे पाती है एरियर की, ये देखना होगा। और जो नई सरकार है, चाहे वो बीजेपी की बनती है चाहे कांग्रेस की, अगला मामला उसके पास होगा। तो ये फिलहाल इस तरह से कुछ फार्मूला हो रहा है, लेकिन वो फार्मूला अभी स्पेल आउट नहीं किया गया है। पेंशनर जो है उनको लेकर भी नहीं कहा गया। ऐसा नहीं है कि उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन उनको लेकर भी कुछ नहीं कहा गया। वो विभाग जो है मुझे लगता है 1-2 दिन में इसकी जो है वो अलग से जानकारी देंगे। हालांकि वो इसी बड़े वेतनमान का जिनको लाभ मिलना 2016 से बाद के जो पेंशनर्स हैं उनको वो तो मिलेगा। लेकिन ये माना जा रहा है कि जो फार्मूला है वो 15% जो है ग्रॉस सैलरी की बढ़ोतरी होगी। और इसमें आईआर तो माइनस ही होगा। लेकिन ये क्लरिकल वाले जो मामले हैं, क्लरिकल की जो नौकरियां हैं, मान लीजिए 3 से 5,000 का फर्क पड़ेगा। मोटा अनुमान है, ये कम ज्यादा हो सकता है क्योंकि हम लोग इस मामले के एक्सपर्ट नहीं है। हम लोग भी किससे पूछते हैं, आप जैसे लोग हमको बताते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि क्लर्क का जो वेतन हो 3 से 5,000 बढ़ेगा। वरिष्ठ जो सहायक हैं वो 5,000 तक उनको हाइक मिल सकता है। अधीक्षक लेवल के जो लोग हैं वो 6 से 7,000 के बीच में उनको हाइक मिल सकता है। जो गेस्टेड ऑफिसर हैं जूनियर, उनको जो है 10 से 12,000 के आसपास का बेनिफिट मिलेगा। और जो सीनियर हैं उनको जो है 10 से 20,000 के बीच में बेनिफिट मिलेगा। ये कम ज्यादा भी हो सकता है उनकी तनख्वाह के अनुसार। तो ये पूरा जो मामला है ये दिया गया है, लेकिन एरियर पर कोई फैसला नहीं हुआ है कि कैसे दिया जाएगा, कैसे नहीं दिया जाएगा। और ये जो है
इस लिहाज से दिया गया। लेकिन ओपीएस को लेकर मंत्रिमंडल में दिलचस्प ढंग से एक बड़ा संकेत दिया गया। मंत्रिमंडल का जो प्रेस नोट आया है मैं उसको आपको फिर से पढ़ देता हूं और जहां रुकना होगा वहां रुक के फिर चर्चा करेंगे। मंत्रिमंडल का प्रेस नोट कह रहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार के लगभग 2 लाख कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। कर्मचारियों को जनवरी 2022 का वेतन फरवरी 2022 में बढ़े हुए यानी संशोधित वेतनमान के अनुसार प्राप्त होगा। इससे राज्य के राजकोष पर प्रतिवर्ष 4,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। ये बात मैंने पहले भी आपको बताई। अब कहा गया कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों के एरियर के रूप में पूर्व में ही लगभग 5,000 करोड़ रुपए की अंतरिम राहत प्रदान कर चुकी है। तो जाहिर वो माइनस हो गया और जो 7,000 का बचा है उस पर अभी कोई फार्मूला नहीं बताया गया, वो बताया जाएगा। अब ये लिखा गया है कि संशोधित वेतनमान के उपरांत 1,05,000 एनपीएस कर्मचारी, ये देखिए इसको जरा सुनिएगा, संशोधित वेतनमान के उपरांत 1,05,000 एनपीएस कर्मचारियों के उच्च वेतन निर्धारण के चलते प्रदेश सरकार द्वारा न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत 6 वर्ष के अंशदान के रूप में 260 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। इस लाइन को आप समझिए। इस लाइन का संकेत यह है कि ओपीएस देने का मूड नहीं है, इसलिए बताया जा रहा है कि एनपीएस वालों पे हम ये फायदे उनको दे रहे हैं। जबकि क्या मांग रहे हैं कर्मचारी बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी दाएं बाएं के बेनिफिट के, वो सीधे तौर पर बेनिफिट मांग रहे हैं ओपीएस का जी। लेकिन ओपीएस की बात नहीं हो रही है और ऐसे संकेत दिए जा रहे हैं। इसका मतलब यही है कि हम एनपीएस वालों पे जो है कुछ नई चीजें दे रहे थे। पीछे जेसीसी की बैठक में भी हुआ था और फिर उनका जो पेंशन का जो मामला था थोड़ा बहुत, तो उसमें यह कहा गया था कि अगर लास्ट डे तक भी किसी की डेथ होती तो उसको जो है उसको फैमिली पेंशन वाला जो है मामला उसको करेंगे। लेकिन न्यू पेंशन स्कीम वालों के ऊपर अगर 260 करोड़ रुपए खर्चने को रेखांकित किया गया है, इसको हाईलाइट किया गया था, तो इसका मतलब ओपीएस को लेकर सरकार अभी उस रूप में नहीं सोच रही जिस रूप में हमारे कर्मचारी भाई वो चाहते हैं कि सरकार सोचे। ये मामला यहां इसको जो है थोड़ा साफ मानिए। बैठक में यह भी कहा गया कि अनुबंध कर्मचारियों के वेतन में भी वृद्धि का फैसला लिया गया, जिसकी जो डिटेल्स हैं वो लेटर ऑन बताई जाएंगी। इसके अलावा जो बड़े कुछ और फैसले भी हुए, छोटे मोटे। बड़े फैसलों की मैं पहले आपको जानकारी दे दूं। करुणा मूलक वालों को लेकर एक बड़ा फैसला हुआ है जी। करुणा मूलक लेकर जो बड़ा फैसला हुआ वो ये हुआ है कि क्लास 4 के जितने भी खाली पद हैं उनको तुरंत प्रभाव से भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और ये जो है वित्त विभाग की मंजूरी इसमें जरूरी नहीं होगी, विभाग अपने स्तर पर इसको भर देंगे। ये फैसला ले लिया गया। क्लास 4 वाले, क्लास 3, 2 वाले जो हैं वो अभी नहीं मामला, इसमें उसमें कोई फैसला नहीं बताया गया। लेकिन करुणा मूलक वालों में जिनको क्लास 4 की नौकरी जो है के जो पात्र हैं उनको जो है विभाग अपने स्तर पर रख देंगे। ये बड़ा फैसला भी आज लिया गया है। और एक बड़ा फैसला मंत्रिमंडल में और लिया गया है जो बेरोजगारों के लिए है। मैं बड़े समय से इस बात की जो है वकालत कर रहा हूं एक तरह से कि ठीक है कर्मचारियों को उनके हक मिले, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अनुपात में हमारे यहाँ बेरोजगार है। बेरोजगारों की अनऑफिशियल फिगर जो है वो 15 लाख से ऊपर है। प्राइवेट कर्मचारियों की अनऑफिशियल फिगर भी 15 लाख से ऊपर है। कर्मचारियों की ऑफिशियल फिगर लोट मिला के पेंशनर्स, कर्मचारी, निगमों, बोर्डों वाले मिला के 5 लाख से नीचे है। 4 लाख से ऊपर और 5 लाख से नीचे बनती है। तो ये जो है ये भी एक बड़ा ग्रुप है, इनके भी वोट हैं, इनको भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। प्राइवेट नौकरी वाले क्या करेंगे, उनको आप क्या साधन दे रही है सरकार, ये देखना होगा, ये देखना होगा। क्योंकि वो तो खैर ये तो ठीक है कि सरकार की कोई दायित्व नहीं है, लेकिन इससे क्या होता है कि जब वेतनमान बढ़ेगा तो जाहिर है कि सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह में वृद्धि होगी, लेकिन प्राइवेट वाला वहीं फंसा हुआ है। तो महंगाई बढ़ जाती है जब नया वेतनमान आता है। ये एक मार्केट का रूल है, महंगाई बढ़ेगी तो जिसको कम वेतन मिल रहा है प्राइवेट वाले को वो परेशान होगा। और बेरोजगार की तो स्थितियां और भी खराब है। अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए साल का 5 या 6 लाख वेतन मिल रहा है तो उसको अगर वेतनमान थोड़ा देरी से भी मिलेगा तो उसको कोई उतनी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिसको वेतन ही नहीं मिल रहा है, जो चाह रहा है कि जैसे 10-15 हजार की ही नौकरी लग जाए, छोटी मोटी, बेरोजगार है, उसका मौका उसको नहीं मिल रहा है, ये परेशानी वाली बात है। और ये है। और मंत्रिमंडल ने आज एक फैसला और लिया है, ये जो थोड़ा बेरोजगारों को लेकर लिया है। मैं इससे बात आई थी मेरे ध्यान में कि कुछ लोगों को जो है स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार परिवहन योजना के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें बेरोजगार युवा जो है ग्रामीण रूटों पर रियायती दर पर
18 सीटर वाहन चला पाएंगे। लेकिन ये रूट पहले आइडेंटिफाई करने होंगे उनको, सेल्फ आइडेंटिफाई इसका पूरा नहीं दिया गया है। पिछली बार ये था कि सेल्फ आइडेंटिफाइड रूट भी दे दिए जाते थे, बाली साहब के टाइम की बात है। अभी कैसे इसको कैरी किया जाता है कैसे नहीं, लेकिन जो लोग बेरोजगार हैं और छोटा मोटा काम करना चाहते हैं, 18 सीटर वाहन चला के, विंगर जिसको बोलते थे आज की भाषा में जो विंगर आती है, उस तरह के जो लोकल रूट्स पे वाहन है जहां सरकारी या निजी बसें नहीं है, वहां के रूट्स को सेल्फ आइडेंटिफाई करवा के जो है उनको ये रूट्स जो है उनको परमिट दिए जाएंगे। ये जो है फैसला इस वक्त का एक और मंत्रिमंडल का है। बाकी छोटा मोटा है कि यहाँ तहसील खोल दो, वहाँ ये कर दो, बाकी छोटे मोटे फैसले हैं जो आपको हमारे पेज पे मिल जाएंगे। लेकिन मेरे शिमला के सहयोगी कुछ भेज रहे हैं जी, और इसको भी मैं एक बार देख लेता हूँ कि इसमें अगर कुछ रह गया है कि नहीं रह गया है। तो कर्मचारियों के अनुबंध की अवधि को घटाने को लेकर जो है 3 साल से 2 साल का जो फैसला था उसको लेकर कैबिनेट ने अभी कोई फैसला नहीं किया। वो घोषणा होगी थी 2 कर देंगे, लेकिन अभी वो टेक्निकल मामला है, वो नहीं हुई है। यह इसलिए टालना पड़ा है, बताया जा रहा है क्योंकि कर्मचारियों को एक बड़ा वर्ग अनुबंध अवधि का लाभ डेट ऑफ ज्वाइनिंग से दिए जाने की मांग कर रहा है। तो ये पेज फंस गया है जो जेसीसी की बैठक में होता ना कि 3 से 2 कर दिया। हमारे पुलिस वाले भी भाई हैं बेचारे जो 8 से 2 चाह रहे हैं, लेकिन ये जो 2 हुआ है ये भी टेक्निकली मंत्रिमंडल ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया, मंत्रिमंडल की इसको मोहर नहीं लगी है, क्योंकि डेट ऑफ ज्वाइनिंग का जो मसला फंसा हुआ है इसमें तमाम वर्ग ये चाहता है कि उनकी जो अनुबंध अवधि है वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग से मानी जो है दिए जाने की मांग कर रहे हैं। तो उसको जो है ये देखना पड़ेगा, तो फिर तो कई चीजें आएंगी उसमें। तो ये है, और ग्रुप डी में करुणा मूल्य आश्रितों को मिलेगा रोजगार, ये मैंने आपको बता दिया। और बाकी चीजें छोटी मोटी हैं जी, और इस जो फैसले हैं ये उस तरह से चले हुए हैं। तो ये बड़े फैसले यही थे आज की बैठक के। और इसके अलावा पुलिस वालों का कोई मामला, हमने आपको पहले भी जानकारी दी थी कि पुलिस वालों की जो बात है वो वहां नहीं आ पा रही है। और क्यों नहीं आ पा रही है ये हमारी भी समझ से बाहर है। ना तो उनकी कमेटी रिपोर्ट दे रही है, ना मंत्रिमंडल उनकी बातों को, कोई मंत्रिमंडल में कोई बात उठती है उनकी। आज उनकी एजेंडे में तो नहीं था ये मामला, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि इसको डिस्कस नहीं किया जा सकता था, इसको डिस्कस किया भी जा सकता था। तो ये जो है परेशानी वाली बात है। अगली खबर का रुख करेंगे श्रीनगर को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर एक बड़ा फैसला हुआ। केंद्र शासित प्रदेश अभी 370 हटने के बाद, लेकिन अभी बड़ा फैसला हो रहा है वहां पे परिसीमन को जो है एक तरह से प्रस्ताव, परिसीमन का पहला प्रस्ताव आ गया। वहां डिलिमिटेशन होनी है, और परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर में जम्मू वाले रीजन में 6 और कश्मीर घाटी में 1 सीट बढ़ाने का फैसला किया है। इससे अब जो है जम्मू में पहले 111 सीटें थी वहां पे, और 87 सीटें जो है उन पर चुनाव होता था J&K में, ये पहले की स्थिति थी। और 24 सीटें POK की हैं, वो अभी भी वहीं रहेंगी। लेकिन जो पहले का था, जब लद्दाख भी उसमें था, तो पहले का जो डिवीजन था वो ये था कि 46 सीटें श्रीनगर वाले में, 4 लद्दाख वाले रीजन में, और बाकी की 37 जो थी वो जम्मू वाले रीजन में थी। यानी मान लीजिए कि पूरे जो जम्मू का रीजन है वो और लद्दाख का रीजन एक तरफ हो जाता है और दूसरी तरफ श्रीनगर का रह जाता है, तो श्रीनगर वालों का मुख्यमंत्री बनता था। और यही होता रहा है वहां पे, यही होता रहा है वहां पे। और इसको जो है कई एंगल से देखा जाता है, इसको मजहबी एंगल से भी देखा जाता था। वहां पे जातीय आरक्षण भी नहीं था अब तक। तो अब जो है अब सीटें जो है जम्मू रीजन की बढ़ेगी, यानी कि लद्दाख के हिस्से की जो गई 4 सीटें हैं, क्योंकि लद्दाख अब अलग बन गया है यूनियन टेरिटरी, और जम्मू कश्मीर जो है विधानसभा वाला यूनियन टेरिटरी है, तो लद्दाख अलग हो गया। तो अब जम्मू लद्दाख के हिस्से की 4 सीटें और 2 सीटें और बढ़ रही हैं, 6 सीटें जम्मू में बढ़ेंगी। अब जम्मू में 43 हो जाएंगी, 46 से 47 हो जाएंगी कश्मीर में। और इसमें भी जो ये नया खाका है 90 सीटों का, 43 प्लस 47 में 90 सीटों के, इसमें ST के लिए 9 और SC के लिए 7 सीटें रिजर्व रखी जाएंगी। और POK की 24 सीटें तो रिजर्व है, उन पर चुनाव होता नहीं है। तो इस तरह से ये 90 सीटों का जो खाका है ये वहां पे दिया गया है। और जम्मू कश्मीर की जो 83 सीटें हैं, अगर उसको निकाल दें, पहले 87 थी J&K उसको लद्दाख को मिला के, तो इनको 90 करने का प्रस्ताव है। और 31 दिसंबर तक, यानी अगले 11 दिन तक इस पर सुझाव मांगेंगे। अदरवाइज उसके बाद जो है परिसीमन आयोग जो है अपना काम करेगा। ये जो सुझाव है वो PDP की माफ कीजिएगा, ये जो बैठक है आज परिसीमन आयोग की बैठक दिल्ली के शोका होटल में हुई। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, बीजेपी की केंद्र सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह समेत तमाम लोग जो है वो शामिल हुए हैं इसमें। और
आयोग के जो अध्यक्ष आयोग की अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई जो है, मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और जम्मू कश्मीर के चुनाव आयुक्त के शर्मा जो है, इन्होंने इस बैठक में हिस्सा लिया है। और ये 1995 के बाद जो है J&K में पहली बार परिसीमन होगा। इससे जम्मू कश्मीर में 1951 में 100 सीटें थी, इनमें से 25 सीटें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में थी। और पहला फुल फ्लेज डिलिमिटेशन जो था वो 1981 में बनाया गया था, और जिसने 14 साल बाद यानी कि 1995 में अपनी रिकमेंडेशन भेजी थी। उसके बाद ये सीटें बढ़ी थी, वहां पे 75 से 87 हो गई थी, क्योंकि 25 उधर की थी तो उधर की कम हो गई थी। और उसके बाद जो वहां कोई परिसीमन नहीं हुआ। और मौजूदा स्ट्रक्चर भी आपको लिए मैंने आपको बता दिया कि 87 सीटें थी, लेकिन पहली बार SC के लिए वहां पे कोई सीट जो है वो रिजर्व होगी, पहली बार। जी हाँ, ये अभी तक जो है वहां पे SC के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं थी। तो ये भी एक बड़ा जो मामला है वहां का है, और इस लिहाज से एक बड़ी डेवलपमेंट है। पंजाब में लगातार अभी तनाव का माहौल बना हुआ है, और अब उसमें एक नया एंगल आ गया है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता और पंजाब कांग्रेस की चुनाव समिति के जो अध्यक्ष हैं सुनील जाखड़, उन्होंने बेअदबी के मामले को अब पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश करी है, या उन्होंने कहा है कि उसमें पाकिस्तान का हाथ हो सकता है, ऐसी उनको आशंका है। तो ये नया एंगल बेअदबी वाले मामले में आ गया है। हालांकि अभी सारी चीजें जो है गड़बड़ है, और लोग चुपचाप इन चीजों को देख रहे हैं, और ये भी देख रहे हैं कि कौन क्या कह रहा है। लेकिन इन दोनों मामलों में जो 24 घंटे के भीतर हुए, पहले श्री अमृतसर साहब में और फिर कपूरथला में जो है एक गुरुघर में मामला, और 2 लोगों की वहां पे एक तरह से पीट कर हत्या कर दी गई, पीट कर उनको मार दिया, क्योंकि उन पर आरोप थे कि उन्होंने बेअदबी करी है गुरु घर में जाकर, और गुरु ग्रंथ साहब का अपमान किया है, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। तो भीड़ ने जो है उनको, गुस्साई भीड़ ने उनको पीटा, और उसके बाद उनकी मौत होगी। लेकिन इस पूरे मामले पर अब जो है ना सिर्फ देश ही बल्कि पूरे विदेशों में भी नजर है। तो ये अब तक की बड़ी खबर थी जी। एक बार फिर से चलते चलते आपको बता दूं कि मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान देने का फैसला जो है वो कर दिया है, और ये जनवरी पेड इन फरवरी से बढ़ी हुई पे आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। बाकी एरियर होगा, लेकिन एरियर पे अभी पेज फंसा हुआ है, कितनी किस्तों में दिया जाएगा ये अभी तय नहीं हो पाया है, तो इसको लेकर कुछ नहीं कहा गया, एरियर को लेकर कुछ नहीं कहा गया है। और दूसरा जो है OPS को लेकर एक संकेत कर दिया गया कि हम 260 करोड़ रुपया जो है वो 6 साल के लिए NPS वालों के विभिन्न अंशदान के रूप में जो खर्च रहे हैं, तो एक तरह से वहां भी संकेत जो है सरकार ने दे दिया है। और अनुबंध अवधि नहीं घटी है, ये बड़ा फैसला है। ये JCC में ये फैसला हो गया था कि 3 से अब 2 साल अनुबंध कर दिया जाएगा, लेकिन मंत्रिमंडल ने आज इस पे कोई फैसला नहीं लिया है, इस पे अभी चुप्पी है। ये फैसला बताया जा रहा है कि इसलिए टालना पड़ा क्योंकि कर्मचारियों को एक बड़ा वर्ग जो है अनुबंध अवधि का लाभ डेट ऑफ ज्वाइनिंग से दी जाने की मांग कर रहा है। क्या होता है क्या नहीं होता हम नजर रखेंगे। बाकी कई हमारे कर्मचारी भाई जो है हमसे ज्यादा एक्सपर्ट इस मामले में, हमें जितना पता था हम उतना ही बताएंगे, जो हमको पता नहीं है उसको हवा में तीर नहीं मारेंगे बाकियों की तरह। ये थोड़ी हमारी जो है मजबूरी कह लीजिए, आदत कह लीजिए, लेकिन स्टीक खबर की बात करेंगे। एक चलते चलते और बात करूंगा मैं फिर से 2-3 मामलों की हम बात करेंगे। जस्टिस फॉर हिमाचल पुलिस को हमने शुरू से इस मुद्दे को पकड़ा हुआ है, और उस मामले पे कुछ नहीं होने से सब्र का बांध टूटता जा रहा है। 27 तारीख नजदीक आ रही है, और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान पुलिस वालों के जो परिजन है उनके मेल्स भी आ रहे हैं, उनके मैसेजेस भी आ रहे हैं। वो लगातार जो है इस तरह से सामने आ रही है सूचनाएं कि वो वहां पे कोई प्रदर्शन कर सकते हैं, और मीडिया के जरिए या प्रदर्शन करने के जरिए, क्योंकि उग्र प्रदर्शन तो वो करने से रहे बेचारे। अनुशासित बच्चों के माँ बाप हैं, उनके परिजन है, अनुशासित फौज के अनुशासित सिपाहियों के जो है वो परिजन है, तो अनुशासन में ही करेंगे। लेकिन वो अब मन बना रहे हैं कि ऐसे बात नहीं बनेगी, प्रधानमंत्री के समक्ष अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। तो अभी ये मामला नहीं हुआ है। दिलचस्प ढंग से ये बहुत ही, मैं कहूंगा कि आधिकारिक स्तर पर इससे बड़ी लापरवाही कोई नहीं हो सकती, कोई नहीं हो सकती कि जो अधिकारी, पुलिस के उच्चाधिकारी, जो पुलिस मुख्यालय के इवन पुलिस के मुखिया बात बात पर कहते हैं कि मेरे जवानों की वजह से हम लोग नंबर 1 है, हम देश के 6 प्रमुख पुलिस बलों में से हम एक है, हमको राष्ट्रपति का मेडल मिला है, हम लोगों को जो है क्राइम एंड ट्रैकिंग में बेस्ट आंका गया है, ये हमारे दिन रात लोग जवान जो है हमारे नौकरी करते हैं, कर्मठ हैं। वो लोग आगे बात को नहीं पहुंचा रहे हैं हमारे इन जवानों की, जो
पे बैंड वाला जो मसला है, 8 साल के पे बैंड वाला मसला, जो चाह रहे हैं कि 2 साल कर दिया जाए, रेगुलर पे बैंड का जो इंतजार है, वो जो है मामला उसको आगे नहीं पहुंचा रही। ये हमारी सबसे बड़ी, ये शर्मनाक है। ये शर्मनाक है कि खुद पुलिस प्रमुख ने कहा कि मैंने एक कमेटी बनाई है, उसमें 3 आईजी हैं, उसमें जो है एक फाइनेंस ऑफिसर है, ये लोग 6 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट देंगे। लेकिन 6 से 12, 12 से 13, 13 से 14, रिपोर्ट कहीं नहीं, कोई पता नहीं कितनी बैठकें हुई, किसकी किसने। कहा क्या जा रहा है कि जी वो जो मुखिया हैं उस कमेटी के, वो बीमार हैं। भाई चलो मान लिया बीमार है, बाकी थोड़ा बीमार है। जब कमेटी बनती है, मान लीजिए 3 मेंबरी कमेटी बनी है, तो उसमें क्या होता है, 2 मेंबरों का भी अगर एक तरफ को मत है तो हो जाता है। और इस कमेटी ने डिसाइड थोड़ा करना, इस कमेटी ने तो खाका बना के देना ना। तो अगर मुखिया बीमार है तो बाकी क्या कर रहे हैं, बाकी दवाई दे रहे हैं उनको, बाकी तो दवाई थोड़ा दे रहे हैं ना उनको, बाकी सेवा शुश्रूषा लगे उनकी, बाकी तो अपना काम कर सकते हैं। बीमार है तो उनको दे आइए, वहीं घर पे जाकर रिपोर्ट दे आइए, उसमें क्या दिक्कत है। अगर उनको नहीं देनी तो पुलिस प्रमुख को दे दीजिए। लेकिन वो रिपोर्ट आ क्यों नहीं रही? क्या कहीं ये मीठी गोलियां दी जा रही थी? पहले गोली कमेटी सिर्फ इसलिए बनाई गई थी कि विधानसभा के दौरान कोई दिक्कत ना हो। और विधानसभा में जिस तरह से बड़े आंदोलनों को झेला हमारे पुलिस के जवानों ने, उसकी तारीफ हम नहीं कर रहे, खुद संजय कुंडू ने करी। वहां पे जो पुलिस प्रमुख है, उन्होंने कहा कि आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से संभाला। भाई जिनको आप तारीफ कर रहे हैं तो थोड़ा सा और भी उनके मामले को भी संभालिए जनाब। तो ये मामला जो है हम इसको लगातार उठाते रहेंगे, भले ही हमारे से कुंडू साहब नाराज हो जाएं, उनकी नाराजगी झेल लेंगे, कोई बात नहीं। अच्छे आदमी हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी फैसला होगा उसमें अच्छा होगा। मुख्यमंत्री जी भी इस पूरे मामले में जो है अच्छे ढंग से चीजें को देख रहे हैं, उनके ध्यान में है चीजें, लेकिन जल्दी होनी चाहिए। का वर्षा जब कृषि सुखाने, देर से जो मिला हुआ न्याय है उसका भी कोई मजा नहीं होता है। इसलिए समय से जब सबके फैसले हो रहे हैं तो उनका भी हो जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू वेरी मच जी।